नमस्कार साथियों, रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम साथियों देखने वाले हैं कक्षा 6 का अध्याय 3 अंतरिक्ष खोज। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 है, उसका आपका अध्याय है तीसरा अंतरिक्ष खोज। इससे पहले आपने पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में जान लिया था अच्छे से। तो आज देखते हैं मित्रों तीसरा लेसन अंतरिक्ष खोज। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप हमारे चैनल के द्वारा अनेकों जानकारियां प्राप्त कर सकें। तो देखिए मित्रों क्या दे रखा है इस अध्याय में। पिछले अध्यायों से हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। ये पिछले अध्यायों में आपने पढ़ लिया था, ब्रह्मांड के बारे में जान लिया था कि ब्रह्मांड क्या होता है, उसमें कौन कौन से पिंडों को शामिल किया गया था, आपके ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, ये सारे इसके अंदर आकाश गंगाएं किस में शामिल की गई थी, ब्रह्मांड के अंदर शामिल की गई थी। तो अच्छे से आपने पढ़ा होगा उसको, पाठ को। आगे देखिए, सभ्यता के प्रारंभिक काल में, यानी सभ्यता, जो भी सभ्यताएं हैं, अनेक प्रकार की सभ्यताएं, उनके शुरुआत में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था। पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को, आकाश की जितनी भी गतिविधियां हैं, ग्रह कौन सी दिशा में चक्कर लगा रहा है, इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, ये सारी गतिविधियां मित्रों, सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था उसमें पृथ्वी से देख पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास में ना तो साधन थे, ना तो दूरबीन थी, ना ही कोई अंतरिक्ष स्टेशन उनके पास में था, पुराने लोगों के पास में, कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष में नज़दीक से जाकर उनको देखा जा सके। तो इसलिए कहा गया है कि आकाश की गतिविधियों को देख पाना इतना संभव नहीं था। किंतु लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया है। फिर भी अपनी अपलक आँखों के द्वारा उस समय के लोगों ने या आदि मानवों ने आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को लगातार अध्ययन किया उन पर, और उनसे अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाले। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं भी पेश की। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं का तो योगदान रहा है ये मित्रों अंतरिक्ष और खगोलीय खोज में, लेकिन इनके साथ में और किनका रहा है, आपके मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान, ये जो देश हैं, इनका भी योगदान काफ़ी रहा है। किसमें? स्पेस की खोज में, स्पेस की खोज में या खगोलीय खोज में। मानव ने पुरातन काल से कई यंत्रों की सहायता से सौर मंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पुरातन काल का मतलब होता है पुराना काल, पुराना समय, और कई यंत्रों की सहायता से, जो भी यंत्र उस समय के मौजूद थे, मान लीजिए दूरबीन, दूरबीन होगी लेकिन इतनी जैसी आज की है इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा भी यंत्र बनाया उसके द्वारा सौर मंडल, ग्रहों और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। आगे देखिए मित्रों, इसमें आगे दे रखा है, रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस अध्याय में हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अंतरिक्ष यानों को भेजने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, और रॉकेट के प्रयोग के द्वारा या रॉकेट में अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। खगोल की प्राचीन विरासतें, यानी खगोल जो भी आपका शास्त्र है उसकी पुरानी विरासत क्या है खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश से और किस काल में हुआ होगा, इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। यानी कोई वैज्ञानिक क्या कहता है, कोई कोई विद्वान क्या कहते हैं कि ये तो इस समय का बना हुआ है, और कोई कहता है कि 1000 वर्ष पूर्व बना हुआ है, कोई कह रहा है कि 1500 इतने में बना हुआ है। तो एक मत इनका नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का क्या बन गया? खगोल विज्ञान बन गया। प्रारंभ के समय में एक मत नहीं थे, जो भी खगोल शास्त्र का प्रारंभ हुआ है उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी रिसर्च के बाद वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वर्तमान में क्या बन गया? आपका खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष से पहले स्थापित हुआ था। चरम उत्कर्ष, यानी जो इसका
ये कह सकते हैं दुनिया की नज़रों में जब आया वह वर्ष है आपका 2500 ईसा पूर्व है, और किसके द्वारा? मिस्र के पिरामिडों द्वारा। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। अब देखिए मित्रों, पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड मित्रों ये आपकी ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं। क्या होती है? ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं, जो नीचे से तो क्या होती हैं? काफ़ी चौड़ी होती हैं। नीचे से तो क्या होती है? काफ़ी चौड़ी। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, इस प्रकार से जो आधारीय भाग है, जो पृथ्वी पर इसका भाग स्थित रहता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, और ऊपर से ये क्या होते हैं? इस प्रकार से संकड़े होते हैं। और आधारीय भाग, अगर आपको पता है आधारीय भाग है मजबूत होगा तो इनकी उम्र भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सारा वजन किस पर आ रहा है? आधारीय भाग पर। और ऊपर का जो वजन है वो क्या है? काफ़ी कम है। इसको अगर ऐसे बना दिया जाए तो यह क्या ज़्यादा वर्ष तक रह पाएगा मित्रों? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी नींव ही क्या है? कमज़ोर है। तो इस प्रकार से जो पुरातन लोग थे, उन्होंने पिरामिडों का निर्माण किया कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो, और किसी भी तारे या ग्रह की तरह पे उनका मुख्य भाग किया जाता था। जो ऊपर की तरफ वाला भाग है वो किसी, जैसे देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ध्रुव तारे की तरफ। ये जो जा रहा है इसका एंगल है, ये जो कोण है या ऊपरी शीर्षस्थ सिरा है, वो किसकी ओर इंगित कर रहा है? ध्रुव तारे की। तो ये दिशाओं को या तारों की जो दिशा है या उनकी गति किस प्रकार से, उसको जानने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। आगे देखिए मित्रों, इसमें गिज़ा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे के सिर में होना इस मत की पुष्टि करता है। ये देखिए, जो गिज़ा का मिस्र में पिरामिड है, ये उसके ठीक शीर्ष पर स्थित आपका क्या है? ध्रुव तारा है। तो ये इस मत की पुष्टि करता है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध किससे है? तारों की दिशा और गति को जानने से। आगे देखिए, इसमें मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से आंकी गई है। ऐसा माना गया है कि जो चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत है वो कब हुई थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी। तो ये याद रखें मित्रों, चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत कब हुई? ईसा पूर्व 6ठी सदी से। और स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ये कोई ज्ञात नहीं हो सका है अभी तक। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। तारों की तालिका कि कितने तारे हैं, किस प्रकार के हैं, ये सारी तालिका विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? चीन में। कौन सी? ईसा पूर्व में 4ठी सदी में। तो ये भी ध्यान में रखें। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का किसमें? यूरोप के यूनान में संभव हुआ था। अब देखो मित्रों, आगे दे रखा है आपका अंतरिक्ष खोज का इतिहास क्या है। अंतरिक्ष का मतलब इंग्लिश में स्पेस होता है मित्रों, ध्यान रखें इसको, स्पेस। अंतरिक्ष खोज का इतिहास है। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपके आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि हैं। तो ये 3 नाम आपके ध्यान में रहने चाहिए, जो प्राचीन काल से ही भारत के खगोलविद अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील रहे हैं। उनमें प्रमुख कौन से हैं? आपके आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं और भास्कराचार्य द्वितीय। ये रहे आपके। देखिए, आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ऐसा किन्होंने माना मित्रों? आर्यभट्ट ने, कि पृथ्वी क्या है? आपकी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है। इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये भी कहा, और साथ में क्या कहा? गोल है। सबसे पहले ये किसने बताया था? आर्यभट्ट, भारत के महान खगोलविद ने। यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। तो 5वीं सदी में ही बता दी गई थी, किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी। कौन सी सदी में? 5वीं सदी में मित्रों। 5वीं सदी में जो हमारे भारत के खगोलविद थे आर्यभट्ट, उन्होंने बता दिया था
कि पृथ्वी गोल है और स्थिर भी नहीं है ये, और घूमने के कारण ही जो भी तारे हैं, स्टार हैं, वो उदय या अस्त होते रहते हैं। तो ये बातें उस समय के जो खगोलविद थे उन्होंने बता दी थी। और इनकी जो पृथ्वी की अपनी परिधि है, ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर की जो परिधि है वो बताई थी 24,835 मील, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। देखो इतना ही अंतर रहा। उस समय इतने साधन नहीं थे मित्रों, इतने साधन नहीं थे जितने आज के वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो खगोलविद थे इतने इतने इंटेलिजेंट थे मित्रों कि उन्होंने देखो लगभग मान उनका निकाल लिया था शास्त्रों के आधार पर। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था। तो आर्यभट्ट ने ये भी बात बताई कि जो आपका चंद्रमा है उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसलिए क्या होता है आपका चंद्र ग्रहण होता है। जैसे मान लो ये आपका सूर्य है और ये बीच में पृथ्वी आ गई और यहाँ पर चंद्रमा है, तो सूर्य की किरणें किस पर पड़ेंगी? पृथ्वी पर पड़ेंगे आपकी, और चंद्रमा पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जाएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जाएगा चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्या छा जाएगा? बिल्कुल अंधेरा। तो प्रकाश वापस लौटेगा ही नहीं, गया ही नहीं तो लौटेगा कहाँ से? तो हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो उस दिन को हम क्या मान लेते हैं? चंद्र ग्रहण। ये सारी बातें आर्यभट्ट ने लगभग 5वीं सदी में बता दी थी मित्रों। जो अटल सत्य है, पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो क्या है? अटल सत्य। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी क्या है? आर्यभट्ट रखा गया है। तो मित्रों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्रत्येक एग्जाम में आता है, ये लगभग पूछ ही लिया जाता है कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। महान खगोलविद हमारे भारत के आर्यभट्ट, उनके नाम पर इनका क्या रखा गया है? अंतरिक्ष का नाम रखा गया है। तो ये है आपका प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, ये कुछ खगोलविद हैं, देखो इराटोस्थेनेस, भास्कराचार्य द्वितीय, ये थोड़ा सा नाम देख लेना आप, ये आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट देखो, यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी थे। कहाँ पर? यूनान में। 4वीं सदी की बात हो रही है मित्रों। उस समय भी कुछ प्रमुख वहाँ पर दार्शनिक थे आपके, प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। उस समय की धारणा ये थी मित्रों कि ये तो आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सूर्य लगा रहा है। ऐसी धारणा थी उस समय की, उस समय के लोग मानते थे ऐसा। लेकिन अब तो क्या है मित्रों? बिल्कुल विपरीत है कि सूर्य तो क्या है? केंद्र में है, और जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी हैं ये किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी जो सोचने की शक्ति थी वह काफ़ी ज़्यादा थी उनकी। ये धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 16वीं सदी अभी 21वीं चल रही है, 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कोपरनिकस ने कौन सी धारणा को गलत साबित किया? तो पुराने लोगों की जो धारणा थी कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इस धारणा को दूर करने के लिए 16वीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस है, ये जो महान साइंटिस्ट हैं इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया पृथ्वी की सही परिधि का आकलन। देखो आर्यभट्ट ने बताया था, लेकिन वो अनुमानित थे, थोड़ा बहुत अंतर रहा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहा। लेकिन इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में क्या है? इसकी सही परिधि का आकलन किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। तो भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म, ये भी याद रखें, दे रखा है किताब में, आपकी बुक में दे रखा है, तो वो पॉइंट मुख्य हो जाता है मित्रों। उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, भले ही कैसे भी उठाए। अब पूछ लिया जाए कि भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रहना चाहिए 1114 ईस्वी में। और इन छोटे छोटे पॉइंटों को इग्नोर करना आजकल के एग्ज़ाम में ये सही नहीं रहता है मित्रों।
इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र में भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना कर दी थी। तो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की? भास्कराचार्य द्वितीय ने। ध्यान रखेंगे इसको। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल होता भी क्या मित्रों? यही होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी उनको क्या करे? अपनी तरफ आकर्षित करे। जितनी दूरी में उसका ये बल मौजूद है वहाँ तक। अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ये मान लो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे यहाँ पर चले जाए, लेकिन पृथ्वी क्या करेगी? आपको अपनी तरफ खींच लेगी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। न्यूटन तो अभी आए थे, लेकिन मित्रों इन्होंने देखो आपके भास्कराचार्य देते हैं, इन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। तो इन्होंने भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है उसमें आपकी अंक गणित के बारे में भी चर्चा है, बीज गणित के बारे में भी, और ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन उसमें किया गया है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे भास्कराचार्य द्वितीय। तो इनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। एक तो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। जन्म इनका 1114 ईस्वी में हुआ। और क्या है? और उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ग्रंथों में जो विस्तृत चर्चा है वो कौन सी है? अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति शास्त्र की। तो ये मुख्य बातें हैं भास्कराचार्य से जुड़ी हुई, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अंतरिक्ष जानकारी के साधन। कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम अंतरिक्ष को जान सकते हैं? तो देखिए मित्रों, पहला दे रखा है आपका दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। यानी खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। सिर्फ अवलोकन करता था कि इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं। किनके बारे में? कब तक है? 20वीं सदी तक खगोलीय आकाशीय पिंडों के बारे में। लेकिन आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती हैं। दूरबीन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही कोई दूर वस्तु है यहाँ पर है तो उसको नज़दीक से देखा जा सकता है। वो आपको दूरबीन के द्वारा क्या दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड नीदरलैंड के हेंस लिप्रेसी ने किया था। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हेंस लिप्रेसी ने। कहाँ के थे? हॉलैंड नीदरलैंड के। तो ये क्वेश्चन बन गए मित्रों। प्रथम दूरबीन का आविष्कार करने वाले हेंस लिप्रेसी किस देश के थे? तो ये क्वेश्चन बनेगा हॉलैंड नीदरलैंड, इसका आंसर होगा। और ऐसे पूछ लिया जाए प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हेंस लिप्रेसी। दोनों तरीके से याद रखें इसको। नेक्स्ट देखो, हेंस लिप्रेसी ने किया था, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। तो ये भी ध्यान में रखें। ये देखिए गैलीलियो साहब, आपके गैलीलियो की दूरबीन है, ये दूरबीन है। इससे देखो आकाश में जो भी पिंड हैं उनको देख रहे हैं। कब किया गया ये? 1610 ईस्वी में। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं। वर्तमान में तो काफ़ी सुविधाएं मिल चुकी हैं, दूरबीन बहुत सारी बना ली गई हैं, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। जो आधुनिक या वर्तमान भारत की बात करें तो यहाँ पर भी उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर एक दूरबीन स्थापित की गई है। डायग्राम में देख तो
देखते हैं मित्रों इसको। ये देखो, यह आपकी है उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित वेधशाला, जहाँ पर इस दूरबीन को स्थापित किया गया है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। देखो, एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। उदयपुर तो शहर है और फतेह सागर झील के टापू पर जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। मास्ट नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन देखो, देश की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ, किस शहर में स्थापित की गई है? उदयपुर शहर में। किस झील के टापू पर? तो फतेह सागर झील के टापू पर। और इसका नाम क्या है? तो मास्ट। नाम क्या है? मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, ये पूरा नाम है इसका, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। और अध्ययन किसका करती है? सूर्य का अध्ययन। तो ये सारी बातें आपकी याद रहनी चाहिए मित्रों। उदयपुर शहर में देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। फतेह सागर झील के टापू पर ये स्थापित की गई है। मास्ट इसका नाम है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, और अध्ययन करने के काम में आती है सूर्य का अध्ययन। नेक्स्ट देखो मित्रों, याद होना चाहिए, वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटरों से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। तो कंप्यूटर के साथ में भी जो भी दूरबीनें आजकल बना रहे हैं, उनको कंप्यूटरों के साथ में भी जोड़ा जा रहा है, जिससे खगोलीय जो भी पिंड हैं उनका अत्यंत शुद्धता के साथ में अध्ययन किया जा सके। दक्षिण भारत के कावलूर जो पड़ता है तमिलनाडु में आपका, नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। ये देखिए, दक्षिण भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु में आपके कावलूर नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन, दूरबीन का नाम याद रखें मित्रों, वेणु बापू दूरबीन, जो क्या करती है? अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में, ये एक और है, दूसरी है 1990 में, जो हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो ये नीचे दे रखी हैं दोनों, देखिए, ये तो आपकी है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, इसको तो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। और ये देखो भूमि पर है वेणु बापू दूरबीन है, जो कहाँ पर स्थापित की गई है? आपकी तमिलनाडु में कावलूर नामक स्थान पर। तो याद रखें इसको। अब देखिए मित्रों, वेधशाला, हमारा अंतरिक्ष बहुत विशाल है मित्रों। वेधशाला, अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम पिरामिडों के बारे में जान चुके हैं, हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई हैं। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से ये वेधशाला, देखो आपकी जंतर मंतर दिखा रखी है, बहुत ही सुंदर है, शानदार बनाई गई है। तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी पुराने समय में। किस पर? तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजरें रखी जाती थी कि तारे कौन सी दिशा में हैं, कितने ये समूह में रहते हैं, या किस तरफ गति कर रहे हैं। ये सारी जो नज़रें रखी जाती थी, वो रखी जाती थी वेधशालाओं के द्वारा। स्वाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपियन ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। स्वाई जयसिंह जयपुर के महाराजा जिन्होंने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के कहाँ पर? जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई। पहले तो कहाँ पर बनाई? 1724 में दिल्ली में, और दूसरी 1734 में जयपुर में बनवाई। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जितनी भी वेधशालाएं बनाई गई, चाहे बनारस की बात करें, उज्जैन की बात करें, मथुरा की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन सब वेधशालाओं में से सबसे बड़ी कहाँ की थी? जयपुर की वेधशाला। किसके द्वारा निर्माण किया गया? स्वाई जयसिंह के द्वारा। और ये वेधशालाएं काम किस आती थी? तारों की गतिविधियों को जानने में। तो ये बातें सारी ध्यान में रखेंगे इसमें। स्वाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनके नाम थे सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र। तो ये मुख्य पॉइंट है, देखो मित्रों, इसको भी याद रखें।
सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया। नाम कौन कौन से? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी ये यंत्र समय बताने में सक्षम हैं। 300 वर्ष पहले बनाए गए थे मित्रों, लेकिन आज भी क्या है, ये समय को बताने में सक्षम हैं। और जो आपका सम्राट यंत्र है वो सबसे बड़ा है तीनों में से। जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सम्राट यंत्र, और ऊंचा भी है। और साथ साथ में क्या करता है, इसका कार्य क्या है? ये करता है चोटी जो आकाशीय ध्रुव है उसको सूचित करता है कि ये कौन सी दिशा में कहाँ पर इसकी स्थिति है, उसका आंकलन कौन करता है? सम्राट यंत्र। आगे देखिए मित्रों, इसमें कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। एक प्राकृतिक, जैसे पृथ्वी का आपका उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, तो ये तो प्राकृतिक है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह जो ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों ओर बहुत सारे उपग्रह जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं वो स्थापित किए गए। और स्थापित करना क्यों ज़रूरी है? शिक्षा के क्षेत्र के लिए, संचार के क्षेत्र के लिए, या मौसम विज्ञान के अंदर जो भी है उसके लिए अनेक उपग्रह स्थापित पृथ्वी के चारों ओर किए गए हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? कृत्रिम उपग्रह। अंतरिक्ष यात्री, और कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं या गए हैं? तो देखिए, वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती हैं। जैसे यह आपकी पृथ्वी है, आप यहाँ पर है, मान लीजिए आप यहाँ पर है, तो आप किसी भी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे मित्रों, इसको किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ आप फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु क्या है? वापस पुनः उसी पृथ्वी पर लौट आएगी। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, जैसे यहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ तक है, लेकिन इस सीमा को अगर पार करा दिया जाए तो मित्रों ये फिर अंतरिक्ष में स्थापित हो जाती है, यानी पृथ्वी की तरफ लौट कर वापस नहीं आएगी ये वस्तु। तो करना क्या होगा इसके लिए, देखते हैं। क्या आप जानते हैं पलायन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति आवश्यकता पड़ती है। यानी जो आपने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र देखा है उसको पार करवाने के लिए किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसको आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वह वस्तु कितनी दूरी तय करनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर, तब वह इस गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी और फिर पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आएगी। तो इतना वेग ये रॉकेट के द्वारा देते हैं जिससे अंतरिक्ष में जो भी आपके उपग्रह हैं उनको स्थापित किया जा सके। आवश्यकता पड़ती है जैसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहते हैं, तो ये भी याद रखें। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार ले जाने के लिए दिया गया वेग उसका क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। और ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको बोला जाता है एस्केप स्पीड भी, ये भी नाम याद रखें, एस्केप स्पीड। कोई भी व्यक्ति इतनी तेज़ गति से वस्तु नहीं फेंक सकता है। आप चाहो तो मित्रों, आप चाहो तो इतनी तेज़ गति से वस्तु को नहीं फेंक सकते हैं। फेंक भी दें, भले इतनी स्पीड गति से फेंक भी दें तो वह कुछ दूरी तय करके वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि लगातार वेग उसका नहीं रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण जितना भी क्षेत्र है किलोमीटरों में है, उस दूरी को तय करना होगा तभी वह बाहर निकल पाएगी, ऐसे नहीं निकलती है। परंतु अब हमने ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बना लिए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इन रॉकेटों से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं जो नीचे नहीं आते हैं, और कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। जितना भी वेग दिया जाता है उस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है? प्रक्षेपण वेग। किसी को 11.2 किलोमीटर दिया जाता है, वजन के आधार पर भी होता है मित्रों। 11.2 किलोमीटर से थोड़ा चलता है, जितना उसका वजन है उसके आधार पर उसका वेग बढ़ा दिया जाता है, तभी वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर पाता है। या 11.2 किलोमीटर
लगातार रहना चाहिए, चाहे भार कितना भी हो उसमें। विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है। विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई ऊंचाई कितनी होती है मित्रों? 6400 किलोमीटर से 3600 किलोमीटर तक। तो ये याद रखेंगे आप। लाइन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए कितना वेग चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं मित्रों इसमें। छोटे छोटे लेसन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आसानी से हो जाएंगे। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग से, जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेपित करें, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगा मित्रों। तो कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तो देना ही होगा उसको वेग, तभी वह पृथ्वी से बाहर निकल पाएगा। अभी तो पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। अगर इतना दे दिया लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वह पृथ्वी के चारों ओर ही क्या है, चक्कर वहीं पर लगाना शुरू कर देगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया एक मशीनी पिंड है, जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग देकर के किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित, ये मान लीजिए कक्षाएं हैं अलग अलग पृथ्वी के चारों ओर की, इनमें स्थापित किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसार किया जाता है। जो भी उपग्रह स्थापित किए गए, मान लीजिए ये उपग्रह आपके द्वारा स्थापित किया गया पृथ्वी के चारों ओर, तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये आपके संचार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो रेडियो, टेलीविजन आदि की जो भी तरंगे हैं, उनको कहाँ पर प्रसारित करेगा? ये पृथ्वी की तरफ प्रसारित लगातार करता रहेगा, जिससे हम रेडियो, टेलीविजन आदि सुन पाएंगे या देख पाएंगे। ये उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियां भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी मिल जाती है। और आजकल तो बहुतायत हो रहा है मित्रों ये, जिससे जान माल की काफ़ी हानि कम होती है। जैसे मान लो कहाँ पर भूकंप आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, ज़बरदस्त बरसात होने वाली है, तो उसकी सूचना सरकार के द्वारा पहले ही दे दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये उपग्रह ही है मित्रों, जिनके द्वारा जानकारियाँ प्राप्त कर ली जाती हैं कि कब जो वहाँ पर समुद्र तल का दबाव है वो किस प्रकार का है, उसके आधार पर मौसम का आकलन किया जाता है और आप तक सूचनाएं पहुँचा दी जाती हैं, जिससे जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारियाँ काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे मित्रों। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा पहला उपग्रह 1957 में, और नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई थी कि कौन सा जो है अंतरिक्ष के मामलों में आगे जाए। ये दोनों में एक होड़ सी लग गई थी, दोनों आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 जब प्रक्षेपित किया गया तो उसमें भेजा गया था। यह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। सबसे पहले स्पुतनिक 2 में किसको भेजा गया? लाइका नामक एक कुतिया को। हालांकि ये परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। 4 साल बाद में 1961 में 57 में स्पुतनिक फर्स्ट भेजा, उसके बाद में स्पुतनिक आपका सेकंड भेजा जिसमें लाइका नामक कुतिया को भेजा, और 4 साल बाद में ही सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष भेजा जिसमें मानव को भी भेजा गया। और मानव का नाम क्या था? यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान। ये देखिए, वो तो फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। तो 1961 में सोवियत संघ ने सबसे पहले मानव किसको भेजा? यूरी गागरिन को।
और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। 1969 में 8 साल बाद में मित्रों अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। तो अमेरिका कौन सा कम था मित्रों, सोवियत संघ ने 1 को भेजा तो इन्होंने क्या किया, 3 को भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। तो ये देखिए पहले अंतरिक्ष यात्री, तो ये तो आपके यूरी गागरिन। और चंद्रमा की सतह पर रखने वाले या चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति, विश्व के पहले व्यक्ति, ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखें इसको भी, ये रहे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरा पर। ये देखिए चंद्रमा की धरती पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इनकी छवि है। आगे देखिए मित्रों क्या दे रखा है इसमें, अंतरिक्ष खोज देख रहे हैं आप। भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव किसको मिला, भारतीय राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा ने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। तो ये सोयूज T-11 यान में गए थे, उनमें 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री भी थे, राकेश शर्मा को भी उनमें भेजा गया, 1984 में भेजा गया। तो पहले अंतरिक्ष यात्री जो भारत के थे वो थे आपके राकेश शर्मा। इनका जन्म 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था और कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में 1961 में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक है एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। तो इन दोनों को याद रखेंगे मित्रों। आगे देखिए थोड़ा ही और है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी वापस लौटते समय। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं। तो ये याद रखें क्वेश्चन, सुनीता विलियम जो हैं वो भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। भारतीय मूल की तो हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं सुनीता विलियम्स है। और अंतरिक्ष में इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला। आओ करके देखें, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। स्पुतनिक और अपोलो अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारियां एकत्रित कीजिए और कक्षा में शिक्षक एवं साथियों से चर्चा कीजिए। आपका सबसे पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री कौन है, उस पर आलेख आप लिख सकते हैं, कक्षा में पढ़कर सुना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें देखिए आपके लिए कौन कौन सी हैं वही देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नाम इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें मित्रों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसको देखते हैं इसरो को। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने किसके नेतृत्व में, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। तो गठन करने वाले कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और किस विभाग के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए। कौन से सन में, 1962 में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था मित्रों उस समय। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय, तो ये याद रखेंगे श्रेय, देखो शुरुआत में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया ये तो किया था आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, लेकिन इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो गति देने का श्रेय है वो जाता है आपको विक्रम साराभाई को। इन्होंने बहुत ही तेज़ गति से काम किया इस पर। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे
अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आर्यभट्ट वाला ध्यान रखें मित्रों, इसको काफ़ी बार पूछ लिया गया है। कभी इसकी सन पूछ लेते हैं, कभी इसका नाम पूछ लेते हैं, और कभी इसका कौन से अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित इसको किया गया है। तो कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और अप्रैल 1975 में कौन से स्टेशन से? पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको यहाँ से। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इससे पहले 5 देशों ने और ने इस प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, लेकिन छठे नंबर का जो देश बना आपका वो भारत था। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। कल हमने लेसन में पढ़ा था कि जो जैवमंडल है उसके 3 भाग हैं, एक वायुमंडल, एक आपका स्थल मंडल और एक जलमंडल। तो उसमें से वायुमंडल में आपको बताया गया था कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जलवाष्प होती है तथा धूलकण होते हैं। इसी का अध्ययन करने के लिए जो आर्यभट्ट उपग्रह था वो भेजा गया था। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें से प्रमुख के देखिए आगे नीचे प्रमुख के नाम दे रखे हैं। देखिए भास्कर, एप्पल इनसेट, रोहिणी, IRS है, एडुसेट, हिमसेट है, कार्टोसेट, रिसोर्ट सेट है, ओशन सेट, जी सेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी पूर्व अनुमान है, रक्षा संबंधी गतिविधियां और अन्य कई सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। तो जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं किसी न किसी कार्य के लिए भेजे जाते हैं, चाहे आपकी दूर संचार की बात हो, प्रसारण की बात हो, मौसम से संबंधित या जलवायु से संबंधित, सुदूर संवेदन, मानचित्रण यानी भारत देश का हो, एशिया का हो, पूरे वर्ल्ड का हो, उसके मानचित्रण के लिए संसाधन आकलन, कौन कौन से संसाधन हैं, किस प्रकार से कार्य करें, उनके आकलन के लिए सूखा, कहाँ पर सूखा पड़ा, कहाँ पर बाढ़ आई, कहाँ पर तूफान आने की संभावना है, ये सारी जानकारियों के लिए क्या भेजे जाते हैं? उपग्रह भेजे गए या भेजे जाते हैं। मंगल अभियान देखो आपका, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। तो बहुत ही गौरव की बात है मित्रों, पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष में हमारा जो मंगलयान गया, मंगल ग्रह पर गया और पहले ही कार्यक्रम में अपने में सफल हो गया वह। तो ये भी बहुत गौरवान्वित बात है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है। तो इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी है मित्रों आपको। मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान भेजा किसकी जानकारी के लिए? मंगल ग्रह के लिए। कब भेजा गया? नवंबर 2013 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये जो मुख्य बातें हैं उनको ही ध्यान में रखना है मित्रों। और लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर दिया। कितना समय लगा? लगभग 11 माह का समय। कब पहुंचा? सितंबर 2014 में। प्रक्षेपित कब किया गया? नवंबर 2013 में। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पहले प्रयास में ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इससे पहले भी काफ़ी देशों ने, चाहे चीन की बात हो या अन्य देशों की बात हो, उन्होंने मंगल पर अपने उपग्रह भेजने के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके। लेकिन हमारा भारत देश इसमें पहले ही प्रयास में सफल हो गया। तो अच्छी छवि बनती है मित्रों इससे देश की, दुनिया की नज़रों में। वैसे भी हमारे साइंटिस्ट सबसे कहें तो ऊंचे पद पर हैं, चाहे अमेरिका में हों चाहे यहाँ पर हों, छाप छोड़ते हैं। ये दिखा रखे हैं, देखो प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान की तस्वीर देख रहे हैं आप। एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण। आगे देखिए, पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है, कहाँ पर स्थापित है। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है
जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। कब किया गया? 2015 में। तो अंतरिक्ष में वेधशाला स्थापित होने से मित्रों वहाँ से भी, अंतरिक्ष से भी जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। पूरे ब्रह्मांड का उससे निरीक्षण किया जा सकता है। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपियन संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की हैं। भारत से पहले कौन कौन से? अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ। ये कुछ दे रखे हैं, आओ करके देखें। कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभों की सूची, क्या क्या लाभ हैं। भारत ने अब तक कौन कौन से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े, उनके नाम। इनमें से किन्हीं दो पर जानकारी। भास्कराचार्य द्वितीय, टोलेमी या आर्यभट्ट की जीवनी पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ये छोटे बच्चों की क्लास की बुक है, तो क्लास में उनके लिए है। शब्दावली देखिए मित्रों, इसको भी देखना ज़रूरी होता है। मिस्र के पिरामिड हमने पढ़ा था, कैसे होते हैं पिरामिड, कैसे उनकी आकृति होती है, क्या काम आते हैं, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। कितनी है? 454 फीट। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। तो ये ध्यान रखें, प्राचीन मिस्र में, पुराने जो मिस्र है उसमें राजा और रानी अगर मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनके शव को रखने के लिए भी इस प्रकार के पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर उनको दफन किया जाता शवों को, और इस प्रकार से मिट्टी व पत्थरों से पिरामिड का निर्माण कर दिया जाता था। दूरबीन, नेक्स्ट है दूरबीन। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र, क्या है? दूरबीन। और वेधशाला, खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियाँ एकत्र करने का स्थान। खगोलीय पिंड जितने भी हैं, चाहे आपके ग्रह हों, उपग्रह हों, उल्काएँ हों, सारे उनका निरीक्षण और जानकारियाँ एकत्रित करने का स्थान क्या है? वेधशाला है। चाहे पृथ्वी पर बनाई गई हो या पृथ्वी के बाहर स्पेस में बनाई गई हो, वह आपकी क्या है? वेधशाला है मित्रों। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। और कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रहों को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो ये भी याद रखें, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अब देखिए कुछ अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं इसके चैप्टर के, ये भी देखने ज़रूरी हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत द्वारा पहला कृत्रिम, देखिए अच्छे से आपने पढ़ लिया है चैप्टर को, तो अब आंसर सभी को आने चाहिए इनमें से। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960 में, 1975 में, 1947 में, 1985 में। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित कब किया गया था? कौन सा किया गया था? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। और कब किया गया था? अप्रैल 1975 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला तो कहाँ पर है मित्रों? एक तो जंतर मंतर वेधशाला दिल्ली में बनाई गई थी, और उसके बाद में जयपुर में, और भी अन्य क्षेत्र जो भी लखनऊ, मैसूर, वहाँ पर बनाई गई थी। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? जयपुर। प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? आपकी जयपुर में। रेगिस्तान देख लीजिए मित्रों। आर्यभट्ट भारत के महान क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल शास्त्र से जुड़े हुए थे, तो खगोल शास्त्री भी बोल सकते हैं इनको। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय, देखिए डॉक्टर जो होमी जहांगीर बाबा थे, उन्होंने तो क्या किया, जो अनुसंधान संगठन है उसका गठन किया, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को, तो ये याद रखें। सॉरी विक्रम साराभाई को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तो क्या किया था? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया था। और विक्रम साराभाई हैं, उन्होंने क्या किया? इसको गति देने का काम किया। तो
याद रखेंगे विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें, ध्यान रखें विक्रम साराभाई होगा इसमें। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपने पढ़ लिया था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? 1975 में भेजा गया था, अभी आपको बताया था। नाम क्या होगा उसका? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। कब भेजा गया? अप्रैल 1975 को। तो ये थे मित्रों कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके। ये चैप्टर आपका हमारा जो भी अंतरिक्ष है उससे संबंधित है, या अंतरिक्ष से खोज, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए हैं। कैसा लगा चैप्टर आपको? समझ में आया नहीं आया ये कमेंट कर सकते हैं आप, और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे अगर समझ में नहीं आया तो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।